28 अप्रैल साल 1988 हवाई से होनोलुलु जाने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ करती है। प्लेन में 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार हैं। ये मात्र 40 मिनट की फ्लाइट थी। मौसम बिल्कुल क्लियर था। 1:25 पर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। प्लेन को टेक ऑफ हुए 13 मिनट बीत चुके थे। सभी लोग आराम से बैठे थे, बट उनमें से किसी भी पैसेंजर को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में इस प्लेन के साथ क्या होने वाला है। सभी लोग आराम से बैठे थे कि अचानक एक तेज धमाका होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पता चलता है कि प्लेन का केबिन छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गया है। अपने ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान हलक में आ जाती है। उनके लिए सिचुएशन और बुरा तब हो जाता है जब पता चलता है कि प्लेन अभी भी 24,000 फीट के ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब एग्जैक्टली आगे इनके साथ क्या होता है? क्या वे सभी लोग सरवाइव कर जाते हैं या फिर प्लेन हवा में ही टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है? आगे जो होता है वो सुनकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 की। कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल साल 1988 को। दोपहर 1:30 बजे के करीब हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। इस फ्लाइट का नंबर था 243 और ये अलोहा एयरलाइन का बोइंग 737-200 सीरीज का एयरक्राफ्ट था। ये प्लेन हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु, जो कि हवाई की कैपिटल है, वहां जाने के लिए रेडी था। इसको ये दूरी तय करने में मात्र 35 से 40 मिनट लगने थे। मतलब ये एक शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट थी और इसीलिए ये प्लेन एक दिन में 10-10 बार चक्कर लगाया करता था। तो 28 अप्रैल के उस दिन भी ये प्लेन ऑलरेडी 3 चक्कर लगा चुका था और 1:30 बजे का टेक ऑफ ये इसका चौथा चक्कर होने वाला था। टेक ऑफ होने से पहले ग्राउंड सेफ्टी स्टाफ ने प्लेन का फुल इंस्पेक्शन किया था। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने प्लेन में किसी भी तरह की टेक्निकल या किसी बॉडी पार्ट में खराबी का कोई जिक्र नहीं किया था। मतलब सेफ्टी स्टाफ के अकॉर्डिंग इस प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। इवन कुछ वक्त पहले इस प्लेन ने अपनी शेड्यूल्ड इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को भी पास किया था और इस जांच में भी प्लेन में किसी भी तरह की किसी खराबी का जिक्र नहीं किया गया था। फ्लाइट के कैप्टन थे 44 वर्षीय रॉबर्ट स्कैसथैमी, फर्स्ट ऑफिसर थी 36 वर्षीय मिमी टॉम्किंस एंड ये दोनों वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। यहाँ पे एक तीसरे शख्स का भी जिक्र करना जरूरी है, एक 58 वर्षीय एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लेंसिंग की। लेंसिंग 38 साल से ये काम कर रही थी। हवाई के ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते थे और प्यार से उन्हें सीबी कहकर बुलाते थे। ये जो मैंने तीनों नाम बताया, इनको याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये हमारी कहानी में एक रियल लाइफ हीरो का काम करने वाले हैं। खैर, बोइंग 737-200 सीरीज का ये प्लेन 1969 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था एंड तब से लेकर 1988 तक इस प्लेन ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर चुकी थी। लेकिन अपनी अब तक की सर्विस में इस प्लेन को ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए ही यूज किया गया था, जिस कारण से इस प्लेन ने लगभग 89,680 बार टेक ऑफ और लैंड कर लिया था और जिसकी वजह से ये अपनी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के चलते ये अपनी फिक्स्ड लिमिट से भी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुकी थी। मतलब ये जो प्लेन थी इसका लैंडिंग और टेक ऑफ 30,000 बार ही होना चाहिए था, बट अभी तक ये लगभग 89,680 बार टेक ऑफ और लैंड कर चुकी थी। खैर, प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी था। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगते हैं। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन के बाहरी फ्यूसलाज में आई एक दरार पे पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है, बट वो ये सोचकर इसे नजरअंदाज कर देती है कि प्लेन के स्टाफ को इसके बारे में आइडिया होगा और इसीलिए इसके बारे में वो किसी भी फ्लाइट स्टाफ या ग्राउंड स्टाफ को नहीं बताती है। अब सभी पैसेंजर्स के सवार होने के बाद दोपहर के 1 बजे के करीब फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सीवे से होते हुए लगभग 1:25 पर इसने हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करने के लिए पायलट्स प्लेन को उसके निर्धारित हाइट पे ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करते हैं। आमतौर पे जैसे सभी प्लेन में होता है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपने निर्धारित हाइट पे नहीं पहुंच जाती तब तक सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाए रखना कंपल्सरी होता है। इसीलिए इस फ्लाइट के भी सभी पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाते हुए जैसे ही प्लेन 24,000 फीट के ऊंचाई पे पहुंचता है तो सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। क्लैराबेल लेंसिंग सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी और अभी प्लेन को टेक ऑफ हुए जस्ट 13 मिनट हुआ होता है, बट उसी वक्त 1:48 पर एक तेज धमाका होता है। जब तक कोई कुछ समझता या संभलता तब तक प्लेन का बॉडी, जिसे फ्यूसलाज कहते हैं, उसका एक हिस्सा टूटकर
हवा में उड़ चुका होता है। अचानक हुए धमाके के बाद जब प्लेन को संभालते हुए पायलट रोबोट जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास केबिन का छत उखड़ कर अलग हो चुका होता है और उनको अपने पीछे बस खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ पूरे कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। अपनी आंखों के सामने लोगों को मौत दिख रहा था। फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पे झूल रहे थे। 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन से बाहर खींच रहा था। छत उड़ने के बाद अचानक हुए डिकम्प्रेशन के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट साइन ऑन होने के चलते सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण सभी पैसेंजर्स लकीली अपने सीट से चिपके हुए थे। लेकिन केबिन क्रू इतने लकी नहीं थे। 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लेंसिंग जो ड्रिंक सर्व कर रही थी वो सभी को अपने आखिरी वक्त में भी शांत रहने के लिए कह रही थी। क्लैराबेल लेंसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइड पैनल को पकड़कर प्लेन से बाहर ना खींचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लेंसिंग को अपने साथ खींचकर बाहर ले गया। एक दूसरी एयर होस्टेस माइकल होंडा को भी हवा के प्रेशर ने केबिन फ्लोर पे पटक दिया, लेकिन लकीली वो एयर होस्टेस पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस माइकल अभी भी पैसेंजर्स को शांत रहने और अपने सीट को पकड़े रहने की सलाह दे रही थी। कॉकपिट का दरवाजा मलबे से बंद हो चुका था, मतलब इधर पैसेंजर्स को ये आइडिया भी नहीं था कि कॉकपिट में क्या हो रहा है। पायलट और को पायलट सही सलामत है भी या नहीं, अगर नहीं तो बाकी के 94 लोगों की मौत पक्की थी। कुछ देर संभलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उनमें से कोई प्लेन उड़ा सकता है, जिसके बाद सभी का जवाब था नहीं। यानी अब सिर्फ इस बात का होप था कि पायलट और को पायलट सही सलामत हो। कुछ देर बाद लोगों ने नोटिस किया कि प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, बट वो गिर नहीं रहा है। एक फिक्स्ड स्पीड से ऊंचाई कम हो रही थी। इसका मतलब ये था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि दोनों ही पायलट जिंदा थे। दोनों ही पायलट ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्लेन को किसी भी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि प्लेन के काफी सारे कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं। प्लेन धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वहीं इतनी ऊंचाई पर केबिन डिकम्प्रेशन और प्लेन की तेज स्पीड के चलते पैसेंजर्स के लिए सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आमतौर पे इन फ्लाइट अगर केबिन डिकम्प्रेशन होता है तो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराते हैं ताकि लोग सांस ले सके उसे पहनकर, बट यहाँ पे तो प्लेन का छत ही गायब था, तो ऑक्सीजन मास्क आता कहाँ से? इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन के कमी के कारण पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। बट यहाँ पे कैप्टन ने समझदारी दिखाई और तुरंत प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट को हेल्प के लिए कॉल करते हैं और पास के माउ एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करने की जानकारी देते हैं। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर में बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। शोर इतना ज्यादा था कि पायलट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और हाथों के इशारों में ही बात करते हुए पायलट्स ने प्लेन को तेजी से नीचे ले जाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करके पायलट्स प्लेन को तेजी से नीचे लाना शुरू करते हैं। पायलट्स इतनी तेजी से प्लेन को नीचे लाते हैं कि एक वक्त पे प्लेन 4100 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। आमतौर पे पैसेंजर्स प्लेन को 3000 पर मिनट के हिसाब से नीचे लाया जाता है ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सके और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ साथ सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे ले जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास केबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगा था। लेकिन प्लेन जैसे जैसे 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कैप्टन प्लेन के स्पीड को कम कर देते हैं, जिसके वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलने लगती है। लेकिन इस चक्कर में प्लेन इतनी तेजी से नीचे आई कि पहले से जर्जर प्लेन की बॉडी पे भयंकर जोर पड़ा और कॉकपिट वाला हिस्सा लगभग टेढ़ा हो गया, जो कि किसी भी वक्त वो प्लेन से टूटकर अलग हो सकता था। ये देखते हुए पायलट रोबोट ने उड़ान की कमान को अपने हाथ में ले ली और अपनी को पायलट मिमी टॉम्किंस से नजदीकी एयरपोर्ट पे कांटेक्ट करने को कहा। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था काहू लुई, जो माउ नाम के एक आइलैंड पे था। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पहुँचने के रास्ते में पहाड़ पड़ते थे और प्लेन की हालत ऐसी थी नहीं कि उसे पहाड़ों के ऊपर से ले जाया जा सके। अब यहाँ पे एकमात्र तरीका था प्लेन को पहाड़ों के बीच से ले जाना, जिसके लिए प्लेन को मोड़ने की जरूरत थी, बट प्लेन को मोड़ने में बहुत बड़ा रिस्क था। एक बार रॉबर्ट ने सोचा कि प्लेन को पानी पर लैंड करा दिया जाए, लेकिन टूटे हुए प्लेन को पानी में उतारने में और ज्यादा खतरा था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथ छोड़ दिया और प्लेन को मोड़ने का फैसला लिया। किस्मत
किस्मत ने साथ दिया और प्लेन मुड़ने के बाद भी किसी तरह उड़ता रहा। इसी बीच 1:58 पर को पायलट मिमी का कांटेक्ट माऊ एयरपोर्ट से होता है। हवा इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपना एक संदेश भेजने में सफल हुई, ये कहते हुए कि हम लैंडिंग के लिए इनबाउंड हैं। कुछ देर बाद उनका कांटेक्ट एक बार फिर से माऊ एयरपोर्ट से हुआ और इस बार ग्राउंड पे बैठे स्टाफ ये समझ गए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उन्होंने रनवे को खाली कराया और तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए फोन कर दिए। बट अभी भी बहुत कुछ किस्मत पे अटका हुआ था। प्लेन जब एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो ग्राउंड स्टाफ ने उसे दूरबीन से देखने की कोशिश की और जो नजारा उन्होंने देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दूर से प्लेन ऐसा लग रहा था मानो किसी शार्क ने डॉल्फिन के पीठ के चीथड़े को काट कर निकाल दिया हो। उसकी नोज आगे की ओर झुकी हुई थी। साइंस की मदद से ग्राउंड स्टाफ उस प्लेन को देख रहे थे। वो प्लेन साइंस का एक अच्छा नमूना था और साइंस कहता है कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उस दिन जो हो रहा था वो चमत्कार ही था। स्पीड को कम करते हुए कैप्टन प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 312 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है। जल्दी पायलट्स को ये रियलाइज होता है कि अगर प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो प्लेन का स्पीड बढ़ाना ही होगा, लेकिन इतनी तेज स्पीड से प्लेन को लैंड करवाना भी किसी खतरे से कम नहीं था। सेफ लैंडिंग के लिए आमतौर पर प्लेन को 240 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। इसलिए पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि प्लेन को वो तेज स्पीड में ही लैंड करवाए। जिसके बाद कैप्टन टॉमकिंस को लैंडिंग गियर डाउन करने को कहते हैं, जिसके बाद टॉमकिंस तुरंत ही लैंडिंग नॉब को डाउन कर देती है। लेकिन लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती है, जिसका मतलब ये है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हुआ है। ये देखकर कैप्टन तुरंत ही मैनुअल लीवर से लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट बार बार कोशिश करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। अब आमतौर पे ऐसे हालात में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा में भी देख सकते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ है कि नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। बट तभी नीचे से दूरबीन से देख रहे लोग काम आते हैं। वो उनको वायरलेस सिस्टम से बताते हैं कि गियर डाउन हो चुका है, जिसके बाद पायलट्स देखते हुए प्लेन को रनवे पे उतार देते हैं और किसी तरह घिसटते हुए वो प्लेन रुक जाती है। वहाँ पे खड़े किसी भी इंसान को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर एक परखच्चे उड़ा हुआ प्लेन इतनी आसानी से सेफली लैंड कैसे कर सकता है। बट वही है कि जो भी हुआ इस प्लेन के साथ उस दिन चमत्कार ही हुआ था। खैर इस हादसे में कुल 7 लोगों को सीरियस इंजरी आई थी, लगभग 60 लोग माइनर इंजर्ड भी हुए थे। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई थी। वो आपस में गले मिलकर रो रहे थे। बट तभी किसी को रियलाइज हुआ कि फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लेंसिंग गायब थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने लेंसिंग को हादसे से ठीक पहले कैबिन में खड़ा होते हुए देखा था। आखिर में पता चला कि लेंसिंग फ्यूजलाज टूटते ही हवा के साथ बाहर खींच ली गई थी। मरीन कोर्प्स के हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स और दूसरे शिप्स के साथ मिलकर 3 दिन तक एक सर्च कोऑर्डिनेट किया गया, लेकिन क्लैराबेल लेंसिंग की बॉडी कभी नहीं मिली। ये हादसा इतना खतरनाक और शॉकिंग था कि पलक झपकते ही इसकी न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और तुरंत ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे एक भारी भरकम जेट का छत हवा में उखड़कर प्लेन से अलग हो सकता है। आमतौर पे एयरप्लेन फ्यूजलाज का बाहरी हिस्सा 2.5 mm मोटी मेटल शीट से बना होता है, इसीलिए आमतौर पे ऐसे हालात में जॉइंट्स के किनारे सबसे कमजोर जगह होती है और इसीलिए जो एयरपोर्ट स्टाफ होते हैं उनकी सबसे पहला शक इन्हीं जॉइंट्स एरिया की तरफ जाता है और वो लोग इसको ही सबसे पहले चेक करते हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो जब सभी पैसेंजर से पूछताछ करती है तो वही पैसेंजर जिसने बोर्डिंग करते वक्त प्लेन के दीवार में क्रैक देखी थी, वो पैसेंजर जिस जगह दरार की बात करती है, इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अपनी जांच में उसी जगह से प्लेन में क्रैक आने का पता चलता है। इतनी ऊंचाई पे हवा के तेज प्रेशर के कारण इसी क्रैक से प्लेन की छत उखड़ कर अलग हो गई थी। फर्दर जांच में पता चलता है कि इसमें अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों की गलती थी। बोइंग को पता था कि अलोहा के प्लेन्स अपनी उड़ान सीमा से आगे जा चुके हैं, वही अलोहा कंपनी ने मेंटेनेंस में काफी लापरवाही की थी। कंपनी में ढंग का एक इंजीनियर तक नहीं था जो प्लेन की मरम्मत कर सके। जांच में पाई गई गलतियां इतनी भयंकर और खतरनाक थी कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने तुरंत ही पूरे मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने का ऑर्डर दे दिया। एक नई एयरवर्दीनेस टास्क फोर्स का भी गठन हुआ जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सभी प्लेन्स को अच्छी तरह से चेक करना। एयरप्लेन इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट बदलाव था, लेकिन इस बदलाव की कीमत एयर होस्टेस क्लैराबेल लेंसिंग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हादसे में पायलट्स के साथ साथ पूरे केबिन क्रू टीम ने बहुत ही बहादुरी से अपने काम को अंजाम दिए थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलकर इस इंसिडेंट पे बहुत सारी फिल्में बनी, बुक्स लिखे गए, टीवी शोज बने। बट ये जो भी था एक दिल दहला देने वाला हादसा था। वैसे इसके बाद अब
आप एयर इंडिया क्रैश का ये वीडियो देख सकते हो ये जानने के लिए कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था।